नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम जो बात करेंगे वो मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती के ऊपर बात करेंगे। कल आपकी कुछ कमेंट्स थी तो उनका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। जहां तक मुझे जितनी कमेंट्स मिली है उनको तो मैंने नोट डाउन कर लिया दोस्तों, और उनके मैंने जवाब भी देने के लिए मैं ये वीडियो ही बना रहा हूँ। पहली बात मैं आपको बता दूँ, एग्ज़ाम डेट को लेकर, तो ये जो एग्ज़ाम डेट यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रही है, तो ये 6 मार्च है। ओके, इसको आप मार्च पढ़िए, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी इस रूल बुक में ऐसा कोई है, कुछ पॉइंट है नहीं जो कि समझ में ना आए। ओके, किसी भी एग्ज़ाम डेट समझ में नहीं आ रही थी तो ये 6 मार्च है, इसको लिख लीजिए 6 मार्च। चलिए, फीस को लेकर दोस्तों, यहाँ पर फीस को लेकर क्या है कि फ़ीस बढ़ा दी गई है। अब विभागीय शुल्क भी लिया जा रहा है 100 रुपये, आप दे सकते हो। ओके, और यहाँ पर भी 700 हो गए हैं। 2 प्रश्न पत्र के लिए, एक के लिए तो 500 था ही। ओके, और 100 और 600, मतलब 600 आपको देना पड़ेगा यूआर के लिए। और जो यूआर नहीं है, जो रिजर्व कैटेगरी में, उनको 400 300 देना पड़ेगा। चलिए, पोर्टल शुल्क अलग से रहेगा 60 और 20 रुपये। ओके, चलिए कोई बात नहीं। पेपर को लेकर तो कोई आपके पास डाउट होना ही नहीं चाहिए। 2 परीक्षा की पाली, प्रथम और द्वितीय होगी 7 से 8 और 1 से 2 बजे तक। ओके, और टाइम भी मेंशन है और सब कुछ मेंशन है, और 6 मार्च से होगी। चलिए, पहली बात तो आपका आधार अभ्यर्थी का आधार होना चाहिए, आधार कार्ड, ये क्लियर है। ओके, वो तो सब किसी का होगा। चले, उसके बाद दोस्तों एक क्वालिफिकेशन को लेकर बात पूछी जा रही थी कि सर रेडियो के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो भी हम देख लेते हैं रेडियो के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। ओके, चलिए, तो मैं आपको ले चलता हूँ। ये पद है, आप देख लेना। टोटल पद कितने हैं आप देख सकते हो, रेडियो और ये बिना रेडियो वाले। ओके, तो कुल 4000 पद है, और ये पद बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, पद बढ़ सकते हैं, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ मैं दिखा दूंगा। तो पदों में वृद्धि की संभावना है। गवर्नमेंट चाहे तो आपके पदों में वृद्धि आने वाले टाइम में कर सकती है। ये बिल्कुल उन्होंने ये क्लास उन्होंने डाल ही दिया है रूल बुक में ही। पदों का वर्गीकरण आप देख सकते हो किस प्रकार से किया गया है। ओबीसी को कितने पद हैं। ओके, और टोटल हम बात करें सब मिलाकर, ठीक है, जिसमें आपका ओपन, सर्विसमैन और जो भी है फीमेल वीमेल, होमगार्ड जो भी है सब आ गए। वो टोटल पद है आपके यूआर के 939, और ओबीसी के भी 939 है, एससी के 556, एसटी के 695 और ईडब्ल्यूएस के 348 है। कुल मिलाकर 3477 है। ओके, और बाकी के आपके रेडियो के हैं। इसमें एसएएफ के अलग है, उसको भी आप ऐड कर लेना। ओके, चलिए, महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को ये कमेंट है कि महिलाओं को सर 50% आरक्षण दिया गया। क्योंकि अभी 2 साल से जो मध्य प्रदेश में जो मुद्दा है वो सिर्फ शिक्षक भर्ती का चल रहा है, और शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। तो हर कोई ये सोच रहा है कि दूसरी भर्तियों में भी उनको 50% ही मिलेगा। नहीं, महिलाओं को सिर्फ यहाँ पर 33% है। सिर्फ शिक्षक भर्ती में दिया जाता है 50% रिजर्वेशन। ओके, बाकी व्यापम की किसी भर्ती में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है। तो आपका ये पॉइंट मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो महिलाओं को जो रिजर्वेशन दिया गया है वो है कितना, 33%। चले, और ये भी दोस्तों हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है। चले, और यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें, ये केस है, क्योंकि आजकल रिजर्वेशन को लेकर दोस्तों केस कोर्ट में लंबित है, तो उन्होंने अलग से सब कुछ मेंशन कर दिया है कि हम आरक्षण के नियमों का पालन करेंगे। कौन से नियमों का पालन करेंगे? ये जो भी केस अभी तक लगे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन सभी केसेस का पालन किया जाएगा। जैसे कि एक फेमस केस है, आप जानते हो, इंदिरा साहनी विरुद्ध भारत संघ। यहाँ पर बताया गया था कि आरक्षण की, जातिगत आरक्षण की कुल सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती है। इस तरह से कुछ यहाँ पर फैसला आया था। चलिए, ओके, बाकी आप डिटेल देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर है अंतिम चयन के समय में वास्तविक रिक्त पदों की स्थिति को देखते हुए विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। ओके, अंतिम चयन के टाइम भी पदों में वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है। इसको लेकर आपको इशू नहीं करना पड़ेगा। ओके, आप किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं ले सकते हो, ये गवर्नमेंट के हाथ में है। चलिए, अब वेतन देख लीजिए। अब बहुत सारे कैंडिडेट पूछते थे सर इसमें वेतन कितना मिलेगा, तो सिंपल सी बात है, इसमें वेतन है 1900 ग्रेड पे है। ये जो आपको वेतनमान दिख रहा है 19,500। ओके, ये 1900 ग्रेड पे वाला वेतन है। ओके, 1900 ग्रेड पे वाला वेतन है, तो आपको 19,500 और कुछ एक्स्ट्रा इसमें कुछ जो आपको अलाउंसमेंट मिलेंगे जुड़ जाएंगे, तो ये 20,000 के लगभग आपको सैलरी मिलेगी, 20-21 के लगभग। और फर्स्ट ईयर में आपको देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र, ये दिनांक ये कमलनाथ जी ने लागू किया था 19 में। ओके, 12 दिसंबर 2019 के अनुसार वेतनमान न्यूनतम प्रथम वर्ष 70%,
द्वितीय वर्ष 80% एवं तृतीय वर्ष 90% स्टाइपेंड होगा। ओके, तो ये आपको 3 साल की परीक्षा अवधि में 70%, 80% और 90% मिलेगा। दोस्तों अगर हम सैलरी और एवरेज लेके चलते हैं 20,000 अगर हम सैलरी लेके चलते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर में कितनी तनख्वाह मिलेगी? 70%, जिसका होगा आपको मिलेगी 14,000 के लगभग मिलेगी। ओके, ये कम ज़्यादा हो सकता है, मैं आपको एवरेज लेके चल रहा हूँ। ओके, लगभग। और दूसरे साल आपको मिलेगी 80%, तो 80% पे ये कितना बनेगा? ये 16,000 के लगभग बनेगा। ओके, और तृतीय वर्ष आपको मिलेगी 90%, तो 90% में आपको ये लगभग मिलेगा 18,000 के लगभग। तीसरे वर्ष आपको 18,000 मिलेगी और चौथे वर्ष से फिर आपको 100% सैलरी मिलेगी। ओके, उसके बाद भी आपके इंक्रीमेंट शुरू हो जाएंगे, जो इंक्रीमेंट गवर्नमेंट के अनुसार दिए जाते हैं। चलिए, तो सैलरी को लेकर भी कैंडिडेट कमेंट्स पूछ रहे थे, वो भी मैंने क्लियर कर दिया है। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है, लेकिन आप थोड़ा देखिए, आपको अगर इन्फॉर्मेशन सभी चाहिए तो आपको थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म डालने से पहले हम यही गलती करते हैं, हम पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं निकालते हैं और फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, फिर फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं या फिर हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आती है। तो इन सभी प्रॉब्लम से बचिए। ओके, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप ये वीडियो को अंत तक देखिए, मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिखा दूंगा। चलिए, अच्छा एक और बात है, आयु सीमा आपकी यहाँ पर आप देख सकते हैं आयु सीमा को लेकर। तो ये MPPSC से भरे जाने वाले पदों के लिए हैं, और जो MPPSC से बाहर जो पद भरे जाते हैं, ओके, उनके लिए 18 से 33 वर्ष है। बाकी आपको जो छूट है वो छूट मिल जाएगी। प्रदेश के बाहर के जो भी अभ्यर्थी उनको छूट नहीं मिलेगी, उनको आरक्षण का लाभ भी नहीं मिलेगा, EWS का भी नहीं। बहुत सारे कैंडिडेट मुझे कमेंट करके पूछते हैं, तो उनको नहीं मिलेगा। ओके, चलिए आगे और मैं कुछ आपको पॉइंट दिखा देता हूँ। अब दोस्तों हम आ जाते हैं आपकी क्वालिफिकेशन को लेकर। ओके, अब यहाँ पर आरक्षक की क्वालिफिकेशन तो सबको पता है, जो आरक्षक है कांस्टेबल। ओके, तो ये तो सबको पता है कि इसमें 10वीं पास होना चाहिए। ओके, और अगर आप ST कैटेगरी में आते हो तो आप 8वीं पास है तो भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आरक्षक रेडियो, अब इसमें देखिए बहुत सारे पॉइंट है। अब यही पॉइंट मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। तो अब सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप जरूर आप सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, आप अगर फॉर्म अप्लाई करोगे तो फॉर्म में आप कहाँ गलती करोगे अप्लाई करते वक्त, मैं वो भी सभी जानकारी आपको दूंगा। ओके, बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दूंगा। चलिए, और एक नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा कि आपको कौन सी बुक्स पढ़ना है जहाँ से आप 100% क्वालिफाई कर सकते हो। 80 नंबर आपको लाना ही पड़ेगा, है ना। चले, आरक्षण रेडियो में पहली बात तो यहाँ पर 12वीं होना ही चाहिए, चाहे आप ST के हो, कोई भी हो। ओके, यहाँ पर आपको किसी प्रकार से कोई ये नहीं होना चाहिए कि आप ST हो तो 8वीं पास चलेगा, नहीं। ये सिर्फ आरक्षक में आपको 12वीं पास होना ही चाहिए, सिंपल सी बात है। दूसरी बात, अगर आपने ITI किया है, 12वीं पास तो होना ही चाहिए, तो कंपलसरी है 12वीं। ओके, इसको तो आप ऐड कर ले। अब इसके अलावा क्या चाहिए? अब इसके अलावा देखिए, अगर आपने ITI किया है, चाहे वो NCVT से किया हो या फिर SCVT से किया हो, किससे किया हो, इलेक्ट्रॉनिक में किया हो, कंप्यूटर में किया हो, ओके, तो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम मांगा गया। यहाँ भी 2 वर्ष मांगा गया है। इंफॉर्मेशन तकनीकी में किया गया हो, टेलीकम्युनिकेशन में से किसी एक में किया गया हो, ये आप देख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टेलीविज़न, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, ये आप देख सकते हो। अगर आपके पास ये है, ITI है, इनके साथ 12वीं के साथ आप कर सकते हो। फिर अगर आपके पास ITI नहीं है, लेकिन आप देखिए 12वीं तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर आपके पास ITI नहीं है तो और यहाँ पर कुछ दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, MHRD या फिर AICTE या फिर UGC से मान्यता प्राप्त किसी एक भी विषय में 3 वर्षीय डिप्लोमा। ओके, 3 डिप्लोमा होना चाहिए। कौन किसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक में होना चाहिए, कंप्यूटर में होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए, इंफॉर्मेशन में, टेलीकम्युनिकेशन में। ओके, और ये किसी एक में उत्तीर्ण होना चाहिए। तो इसमें अगर आपके पास 3 वर्षीय डिप्लोमा है, UGC, MHRD या फिर AICTE के द्वारा मान्यता प्राप्त, तो भी अगर ये भी नहीं है, ओके, अगर आपके पास MHRD, AICTE और UGC से द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक डिग्री है, किसमें, अगर आपके पास ये डिग्री है, देखिए डिग्री किसमें, इलेक्ट्रॉनिक में होना चाहिए, कंप्यूटर में होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर कंप्यूटर वाले BSc वाले पूछ रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ स्पेशल कुछ नहीं बताया गया। यहाँ पर UGC की बात की गई है, तो UGC की डिग्री 3 साल की होती है कंप्यूटर की। ओके,
4 साल की डिग्री किसकी होती है? 4 साल की डिग्री बी की होती है। तो उसके लिए तो उन्होंने अलग ही बता दिया है, ये रहा। उसके लिए तो उन्होंने अलग ही लिख दिया कि इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, इंस्ट्रूमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन में से किसी एक में 4 वर्षीय डिग्री। और ये कौन करवाता है? ये करवाता है आपका AICTE। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर डिग्री की बात की गई है फर्स्ट वाले पॉइंट में ना। और डिग्री अगर आपके पास कंप्यूटर में है तो भी आप अप्लाई कर देना, इसमें ऐसा कोई इन्फो स्पेशल कोई ऐसा क्लॉज नहीं लिखा गया है, ठीक है। कि यहाँ पर आपसे UGC की विश्वविद्यालय से किसी एक विषय में मांगी गई है। यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ लिखना है, शायद भूल गए होंगे, लेकिन एक विषय में आपके पास है तो आप कर सकते हो, या फिर आपके पास 4 वर्षीय बी है तो भी आप कर सकते हो। किस में? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ओके, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आप यहाँ पर देखिए साथ में आपके पास कंप्यूटर में पर हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। ओके, आपको टाइपिंग आनी चाहिए। अब यहाँ पर CPCT नहीं मांगा गया। अब मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, CPCT नहीं मांगा गया है। ओके, तो CPCT यहाँ पर कहीं पर ऐसा लिखा नहीं गया कि CPCT होना ही चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया। तो ये मैंने आपको जितने भी आपके पॉइंट थे, ये पॉइंट मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। बाकी दोस्तों आपको मैं एक पॉइंट और क्लियर कर देता हूँ। ओके, चलिए यहाँ पर देखिए अभी ये MPPSC का रिजल्ट आया है, तो उसमें अनारक्षित में आरक्षित वालों को मौका नहीं मिला गया, उसको लेकर विवाद चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या वैसा ही होगा? क्या अनारक्षित में आरक्षित वर्ग को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो यहाँ पर उन्होंने क्लियर बोल दिया है, आप देख सकते हो। मैं आपको ये भी चीज़ दिखा देता हूँ। ओके, चलिए दोस्तों, मेरा काम है आपका हर पॉइंट को लेना, और आपको और कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर उसका रिप्लाई दूंगा। ओके, वीडियो बना के ही दूंगा, कमेंट हर किसी को मैं कमेंट में रिप्लाई नहीं कर सकता। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, 4 गुना अभ्यर्थियों को फर्स्ट स्टेज में सिलेक्ट किया जाएगा। कितना? 4 गुना को, तो मतलब 4000 है। ओके, तो करीबन 20,000 के लगभग कैंडिडेट तो सिलेक्ट होंगे ही। 5 गुना, सॉरी दोस्तों, 5 गुना तो मैं भूल गया ना। तो 20,000 से ज़्यादा सिलेक्ट कर लेंगे, लगभग ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि समान अंक वाले भी आ जाते हैं। जो समान अंक वाले कैंडिडेट हैं उनको भी सिलेक्ट कर लिया जाता है, अमूमन पहले स्टेज में कर लिया जाता है। चलिए 5 गुना से हो। ओके, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा गया उन्होंने, देखिए कि भले ही 5 गुना से अधिक भी हो सकती है बराबर अंक प्राप्त करने वालों को। ओके, बराबर प्राप्त करने अंक करने बराबर जो जिनके भी अंक बराबर है, और फिर अगर 5 गुना से ज़्यादा हो रहे सिलेक्टेड कैंडिडेट तो भी उनको लिया जाएगा अगर आपके अंक बराबर है। चलिए, लेकिन दोस्तों फाइनल लिस्ट में नहीं लिया जाता। फाइनल लिस्ट में अगर अंक बराबर है तो आपकी एज को देखा जाता है। किसको? आयु को देखा जाता है, आयु को देखा जाता है। यहाँ पर ये पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। आगे चलिए, आपका फिजिकल होगा। फिजिकल आप सबको पता है। ओके, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग आपका पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये भी आप सबको पता है, ये बताने की मुझे ज़्यादा जरूरत नहीं है। चलिए मैं UR का और कैटेगरी का एक पॉइंट है, शायद यहीं पर निकल गया। हाँ चलिए, ये रहे। देखिए MPPSC में जो फर्स्ट रिजल्ट आया है प्री का, तो उसमें UR में अभी क्या हुआ था दोस्तों कि प्री का रिजल्ट आया था MPPSC का, उसमें UR में SC ST OBC EWS को मौका नहीं मिला था, आपको पता होगा ना। लेकिन वो प्री पेपर था इसलिए, तो इसमें भी फर्स्ट पेपर है और सेकंड आपका फिजिकल है, तो क्या फर्स्ट में UR में SC ST OBC को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर लिख दिया, आप देख सकते हो। ओके, मैं आपको क्लियर दिखाता हूँ कि प्रारंभ सूची ऑनलाइन परीक्षा कुल पूर्णांक 100 एवं 100 के आधार पर प्रारंभ सूची मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। सर्वप्रथम सभी वर्ग के प्रतियोगियों में से अनारक्षित पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों की सूची बनाई जाएगी। इस सूची में SC ST OBC वर्ग के उम्मीदवार भी शामिल होंगे जो मेरिट के आधार पर स्थान पाने के हकदार है। ओके, मतलब कि आपको UR में SC ST OBC EWS को भी मौका मिलेगा, यहाँ पर वो वाला रूल फॉलो नहीं है। ओके, तो ये आप देख सकते हो, ये भी क्लियर यहाँ पर है। ठीक है, वो रूल सिर्फ MPPSC के लिए ही था। चले, बाकी दोस्तों मैं जितने भी पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए। और अगर आपके मन में कोई भी इस भर्ती को लेकर शंका हो, आप मुझे जरूर कमेंट करिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई कर दूंगा। ओके, बाकी आपसे रिक्वेस्ट है, इससे संबंधित मैं आपको हर इन्फॉर्मेशन दूंगा, आप जुड़ जाइए। थैंक यू।